अपने साथियों को भी कहो जल्दी से ज्वाइन करें। करें। तो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग ऑन एरर इन अकाउंटिंग, राइट। इससे कनेक्टेड हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड टुडे आई विल सॉल्व another question on this last, this will be the last question on error in accounting, right। ये मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करके फिर एरर इन अकाउंटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। उसके बाद फिर हम क्विज डिस्कस करेंगे, क्विज नंबर 4। एंड फिर अगर टाइम बच गया तो वी विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर, जो कि आपका प्लांट एसिड से रिलेटेड है, ठीक है, रिगार्डिंग हाउ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। तो वी आर नाउ स्टार्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 regarding this error in accounting. Question number 25. Is it sharing now? शेयर हो रहा है, क्वेश्चन शेयर हो रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये देखिए क्वेश्चन है, एरर इन अकाउंटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कि क्वेश्चन नंबर 25 ये हमने सॉल्व नहीं किया, इसको लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर रहे हैं। फॉलोइंग एरर्स committed by the accountant of ABC company in the year ended 31st 12/2020। नंबर 1 देखिए, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल अमाउंटेड। देखिए ये आप लोग जरा क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करो। मैं जो क्वेश्चन करता हूँ तो इसका जिस स्टूडेंट से प्लीज, जिस स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन अब पूछता हूँ ना, उसका आप प्लीज रिप्लाई, आप अपनी कोशिश करो, रिप्लाई करो। गलत हो जाएगा ना, बट पार्टिसिपेट इन द क्लास, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, परचेज एन ऑफिस टेबल अमाउंटेड टू 5,000 हैज बीन एंटर्ड एन ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, देखो ये सेंटेंस को भी आप समझो। इसका मतलब है कि वो जब ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया और ऑफिस टेबल परचेज किया और एंटर्ड एज एन ऑफिस इक्विपमेंट, इसका मतलब यही हुआ ना कि डेबिटेड। यहाँ पर ये लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता था कि डेबिटेड। क्रेडिट तो ज़ाहिर है कि वही होगा, वो तो कैश क्रेडिट या अकाउंट्स पेबल, जो मिस्टेक है वो बता रहा है। ज़ाहिर है हर ट्रांजेक्शन में ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट। तो वो यहाँ जो इसने लिख दिया है एंटर्ड एन एन ऑफिस इक्विपमेंट, इसमें क्रेडिट इज डेबिटेड। क्रेडिट तो कैश को या अकाउंट पेबल को तो करेक्टली हो चुका होगा। अब एक चीज उसने परचेज किया, देखिए ऑफिस टेबल, डेबिट कर दिया उसने ऑफिस इक्विपमेंट। अब करेक्शन करना है, इसको करेक्शन करना है, चीज उसने मिस्टेकनली हो गया ये, ठीक है। नाउ वी हैव टू करेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पूरा तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। कि इसको हमने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये अब इसकी देखिए हमें पास करनी है। देखिए, पास नेसेसरी एडजस्टिंग, नेसेसरी एडजस्टिंग करेक्टिंग एंट्रीज है। अब हमने इसकी करेक्टिंग एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर, इस तरीके से कि वो एरर रेक्टिफाई हो जाए एक ही एंट्री में। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो इसका मैं रिप्लाई, इसका मैं क्वेश्चन का आंसर चाह रहा हूँ। आमिर सभा, आप बताइए, इसका रिप्लाई करें, इसका क्या करेक्टिंग एंट्री होगी? सुन रही है आवाज? आमिर सभा,
हाँ आप बताइए मिस्टर हमदन, हमदन खालिद, प्लीज। मिस्टर हमदन, हमदन 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 खालिद, आप बताइए क्या होगी करेक्टिंग एंट्री इसकी, प्लीज बताइए। सलमान खान आप बताएं, मिस्टर सलमान। भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बताइए क्या करेक्टिंग एंट्री होगी इसकी, फर्स्ट वाले की। परचेज एन ऑफिस टेबल अमाउंटिंग टू 5000 हैज बीन एंटर्ड एन ऑफिस इक्विपमेंट, इसका मतलब डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट। व्हाट विल बी द करेक्टिंग एंट्री, जल्दी से बोलो। दो तीन क्वेश्चन इस पे हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किए। तो ये देखिए फर्स्ट वाला है परचेज एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल एक आपका फिक्स एसेट्स है, और डेबिट हो गया ऑफिस इक्विपमेंट को, नहीं यानी कि एंट्री होनी थी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और कैश और एक्सेट्रा क्रेडिट है, या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट सर इसमें डेबिट। हम तो ऑफिस इसमें सर हम इक्विपमेंट, हाँ बोलो। ऑफिस इक्विपमेंट को दोबारा हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे, और ऑफिस टेबल को हम डेबिट कर देंगे। ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करके और इसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये एरर जो है ना, जब ये किसको क्रेडिट करेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट 5800 5008 वो जीरो हो गया है। और ये ऑफिस इक्विपमेंट को करेक्टली डेबिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट तो हमारा सही है, ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये, तो ये इसका आंसर क्या हुआ कि आपने डेबिट कर दिया। देखिए फर्स्ट वन ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर ऑफिस, अब देखते हैं क्या, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट। देखिए क्या क्वेश्चन है कि परचे ऑफिस टेबल ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया है, तो अब देखो ऑफिस, तो अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, और ऑफिस टेबल ही है, इसको कहेंगे मुनासिब तो ये होगा वही ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो ये इसका करेक्शन एंट्री हो गई, राइट। और एक नरेशन भी दे दिया टू करेक्ट द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट में मिस्टेक थी इसलिए वही दे दिया इतना सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं बहुत स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न्स ऑफ 1200, देखो सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम ऑफ रुपीज 1200 फ्रॉम a customer has been debited to sales discount account, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न जाहिर है एंट्री रिटर्न हुई कस्टमर से, सेल को देखो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, रिटर्न जो होगा वो डेबिट होगा, लेकिन क्या हुआ डेबिट कर दिया सेल्स डिस्काउंट अकाउंट को, तो ये भी डेबिट होता है लेकिन गलत डेबिट हो गया ना, डेबिट कर दिया सेल्स डिस्काउंट अकाउंट, नहीं यानी कि एंट्री ये हुई होगी, होनी चाहिए थी कि सेल्स डिस्काउंट सेल्स रिटर्न्स डेबिट, और वो जो उसका समझो अकाउंट्स रिसीवेबल वगैरह क्रेडिट, तो वो तो क्रेडिट तो सही हुआ है, लेकिन सेल्स रिटर्न्स को डेबिट नहीं किया, सेल्स रिटर्न इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सेल्स रिटर्न्स डेबिटेड टू सेल्स डिस्काउंट अकाउंट, राइट। पर्टिकुलर जहां उस कहने का मकसद है जो ट्रांजेक्शन था जिस जो जहां पर एरर हुआ डेबिट साइड पे हुआ, तो उसने शो कर दिया डेबिट को, ठीक है, तो ये डेबिट का जो है रिटर्न सेल्स रिटर्न्स कस्टमर ने किया, लेकिन हमने डेबिट कर दिया सेल्स डिस्काउंट अकाउंट को, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, तो क्या होगी करेक्टिंग एंट्री, बताओ क्या होगी। हाँ
व्हाट विल बी द करेक्टिंग एंट्री, बोलो। सर सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी और सेल डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरी सिंपल। ठीक है, देखिए सेल्स रिटर्न्स डेबिट हो गया और सेल डिस्काउंट जिसको डेबिट कर दिया था गलती से, अब इसके देखो इससे एंट्री होने से ये जीरो हो गया, सेल डिस्काउंट जीरो हो गया, और सेल्स रिटर्न्स को जिसको डेबिट होना था वो डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टिंग एंट्री हुई। ठीक है, करेक्ट। यानी कोई कंफ्यूजन हो तो बोले कोई स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए थर्ड पार्ट इसका है विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी कि जो मालिक था उसने विड्रॉल किया बाय ₹4,000 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, देखिए प्रोप्राइटर ने ड्रॉ किया है, और डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट। देखो जब भी प्रोप्राइटर अगर कंपनी से कुछ निकालेगा, चाहे वो कैश में ड्रॉ करे या एनी एसिड, फिक्स एसिड या करंट एसिड है, इन्वेंट्री वगैरह को ड्रॉ करता है, तो वो हमेशा डेबिट ड्राइंग को होगा, है हमेशा ड्राइंग को होगा। अगर जो ओनर जो विड्रॉ करेगा प्रोप्राइटर, तो डेबिट होगा हमेशा ड्राइंग्स को, और जो जो चीज कैश हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने किया, ड्रॉ किया लेकिन डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट हो गया। तो क्या हुई करेक्टिंग एंट्री फिर? ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी सर और जनरल एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, ड्राइंग डेबिट हो गई और आपकी, ठीक है, जनरल एक्सपेंस को वापस क्रेडिट कर दिया, दैट क्योंकि वो रॉन्गली डेबिट हो गई थी, तो ये करेक्टिंग एंट्री हुई। और अब मतलब वो समझो बुक्स के अंदर अब क्या हो गया होगा, ड्राइंग डेबिट है और वो कैश वगैरह वो क्रेडिट हो गया, तो वो ऑलरेडी सही था। अब देखें उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, टू करेक्ट द जनरल एक्सपेंस अकाउंट, तो इसको सर एक नरेशन दे। क्वेश्चन जी जी, क्वेश्चन है सर ये। सर ये बोलो। अगर कैश की जगह अगर गुड्स ले जाए वो फिर कैश की जगह गुड्स ले जाए, गुड्स सर गुड्स। भाई जो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग डेबिट, कैश भी क्रेडिट हो चुका हुआ होगा, या फिर कोई गुड्स उसने विड्रॉ किया होगा वो भी हो गई होगी, वो तो करेक्ट है। उसने जो जो रॉन्ग साइड था ना, डेबिट, डेबिट पोर्शन रॉन्ग था, तो वो डेबिट उस क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट कर दिया है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो है हाईलाइट किया उसने डेबिट को, क्योंकि उसमें मिस्टेक थी। क्रेडिट तो सही है, विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर ऑफ रुपीज, देखो यहाँ पर 4,000 उसने कैश ड्रॉ किया, इसका मतलब एंट्री हो उसने कर दी है जनरल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री कर दी। ठीक है, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, क्रेडिट तो सही किया, वो तभी उसका जिक्र नहीं, लेकिन अब होना चाहिए था ड्राइंग को, तो वापस हमने ड्राइंग डेबिट किया और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जीरो हो जाए इफेक्ट उसका दोबारा, है जो क्रेडिट डेबिट हो गया था, अब क्रेडिट करने से वो इफेक्ट निल हो गया, और एंट्री अब सही हो गई इसके बाद, करेक्शन एंट्री के बाद बुक्स के अंदर। ठीक है, समझ गए? सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि अगर वो कैश की जगह गुड्स उसने ड्रॉ की होती, गुड्स ले गया होता प्रोप्राइटर, तब क्या हाँ हाँ, होता? कुछ भी नहीं होता, यही एंट्री होती है वहां पर। वो ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी फिर, ड्राइंग्स डेबिट और गुड्स क्रेडिट इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कैश विड्रॉ किया है तो कैश, वो तो करेक्ट है, गुड्स विड्रॉ की थी वो भी करेक्ट होती, एंट्री यही होती यहाँ पर। अगर उसने ये लिखा हुआ होता कि जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, क्योंकि चूंकि कैश, आपने देखे कैश इसने विड्रॉ किया है, अगर अगर वो गुड्स को ड्रॉ करता तो फिर वो डेबिट जनरल एक्सपेंस को थोड़ी कर रहा होता है, कैश को विड्रॉ किया ना, तो वो तो फिर जनरल एक्सपेंस को थोड़ी डेबिट कर रहा होता। अच्छा, नेक्स्ट ले,
फोर्थ, पेमेंट टू टेक्नीशियंस। देखो, पेमेंट टू टेक्नीशियंस, ठीक है, ये देखो, और ये भी याद रखो कि ये सब जो ये एंट्री हो रही है, ये 3 तरह का आपको बताया था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। बताओ, ये पहला वाला जो है, ये भी आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, ये एरर ऑफ ओमिशन है या कमीशन है या प्रिंसिपल एरर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। है? प्रिंसिपल सर। सेकंड, फोर्थ देखो, है ये देखिए, पेमेंट टू टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर है 4500। देखो, पेमेंट टू टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलेशन, देखो जब वर्ड आ जाए ना इंस्टॉलेशन, चाहे मशीनरी का हो या कंप्यूटर का हो, राइट, बिल्डिंग में है इंस्टॉलेशन, तो वो उसी एसेट को डेबिट होना चाहिए। है देखो, पेमेंट टू टेक्नीशियन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर है, जैसे समझो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, टेक्नीशियन को पेमेंट की, तो वो डेबिट इसी कंप्यूटर को होगा, राइट, कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिए। हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर एंड रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। पेमेंट यानी कि एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर डेबिट, और कैश क्रेडिट इसलिए कर दिया है कि डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट को, यानी कि रिपेयर एक्सपेंस डेबिट की हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, ठीक? और ये प्रिंसिपल मिस्टेक है, राइट। देखो, प्रिंसिपल मिस्टेक था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद रखो, ये ट्रांजैक्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जैसे फिक्स एसेट्स, राइट, और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया है कि नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो इसी ईयर में चार्ज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, तो ये प्रिंसिपल मिस्टेक है। यहाँ पर अब एंट्री क्या होगी, बताओ। सर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट सर। कंप्यूटर को डेबिट करके और रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, है देखो, क्योंकि वो मिस्टेक है ना, तब वो एंट्री करेक्ट हो जाएगी, है। देखिए, ये हमने आपको है ये, ठीक है। सोल्यूशन भी आपको शेयर शायद नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब शेयर हो रहा है सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट, देखिए फिफ्थ वाला है, आप व्हाट्सएप पे देखिए अपने पास जो सिस्टम में मैंने भेजा हुआ है आपके, मशीनरी रिपेयर्स। देखिए, मशीनरी रिपेयर्स पेमेंट, देखो क्या है, मशीनरी रिपेयर्स पेमेंट 5000 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो, मशीनरी रिपेयर्स पेमेंट, मशीनरी की रिपेयर किया है और डेबिट कर दिया मशीनरी को, यानी कैपिटलाइज कर दिया इसको, इसकी एंट्री, करेक्शन क्या एंट्री होगी? हाँ, बताओ। हाँ भाई, फौरन बताना चाहिए। आप बताइए, सलमान हैदर, आप बताएं, मिस्टर सलमान भाई, आवाज सुन रहे हैं मिस्टर सलमान? सर रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी जो है वो क्रेडिट कर देंगे। रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे ताकि वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। और आप जो है उसको, जिसको डेबिट कर दिया है उसको खत्म करना है, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेक्टिंग एंट्री हो गई, ठीक है। और वो अंडरस्टूड है कि वो पेमेंट, वो कैश तो क्रेडिट तो हो ही गया होगा करेक्टली पहली एंट्री में, ठीक है। तो इसको फिर हमने कहा
कि ये करेक्ट द मशीनरी अकाउंट, वो आपको तो मशीनरी अकाउंट गलत डेबिट हो गया था, इसलिए उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये करेक्टिंग एंट्री जो है ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट है सिक्स्थ में, देखिए व्हाट्सएप पे देखो, कंस्ट्रक्शन एज एडिशन टू ऑफिस बिल्डिंग। देखो ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन एज एडिशन टू ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एज एडिशन टू ऑफिस बिल्डिंग, इसका मतलब फिर ये कैपिटल नेचर हो गया। फॉर इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस। ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डिंग को इन्हांस कर रहा है, एडिशन कर रहा है उसमें, जैसे उसमें कोई और कोई रूम बना दिया या कोई और कैबिनेट्स वगैरह, तो उसमें एडिशन है ना वो, तो डेबिट कर दिया बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को, ये भी प्रिंसिपल मिस्टेक है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट हो गया, इसकी क्या करेक्टिंग एंट्री होगी? देखिए, ठीक है, तो हम वापस इसको ऑफिस बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, जिसको मिस्टेकनली उसने कर दिया था, टू करेक्ट द बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, कैपिटल नेचर था ना ये, इसलिए ये इसको एंट्री को फिर आगे सेवंथ में देखें। सेवंथ देखिए, सेवंथ क्या है? परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर 2000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेस। परचेज ऑफ स्टेशनरी, देखो परचेजेस में हम वहां रिकॉर्ड करते हैं जहां पर हम गुड्स को परचेज करते हैं। परचेजेस में आपको बताया भी था इन्वेंट्री के अंदर चैप्टर में कि अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो हम उसको परचेजेस में डेबिट करते हैं। ठीक है, परचेज किया स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं और डेबिट कर दिया परचेजेस को, दैट इज रॉन्ग ना। परचेजेस को तो नहीं, परचेज को में तो वो डेबिट होगा जो चीज हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। वो गुड्स हमने जो परचेज किया फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, कंपनी का ये मतलब ट्रेडिंग है इसमें, तो उसको डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें डेबिट कर दिया परचेजेस को, इसलिए परचेजेस अब रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट किसको कर देंगे? स्टेशनरी को। होना चाहिए था कि भाई एंट्री होनी चाहिए थी कि परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, हुई एंट्री क्या है? देखो इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था, एंट्री हो गई है परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब हमने एंट्री करनी है इसको रिवर्स के, स्टेशनरी वापस डेबिट किया, स्टेशनरी डेबिट किया, और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको क्रेडिट किया, जो था परचेजेस। ठीक, टू करेक्ट द परचेज अकाउंट को फिर हमने करेक्ट कर दिया, ये नरेशन भी दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये एंट्री क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया? यस सर। कम टू नेक्स्ट सेवंथ, देखिए परचेज, सेवंथ हो गया, हम एट लास्ट वन। वेजेस ऑफ 12,000 पेड टू कारपेंटर, वेजेस ऑफ 12,000 पेड टू कारपेंटर फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के लिए एक कारपेंटर को बुलाया, ठीक है, किस लिए? कि वो ऑफिस फर्नीचर बना रहा है, मेक कर रहा है, यानी कि उसको वो फॉर मेकिंग एक ऑफिस फर्नीचर हैज बीन रिकॉर्डेड एज वेजेस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। रिकॉर्डेड का मतलब डेबिट कर दिया उसने वेजेस एक्सपेंस अकाउंट में, जबकि ऑफिस फर्नीचर बना रहा है तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कैपिटल नेचर है। क्या चीज बना रहा है? ऑफिस फर्नीचर, इसको डेबिट होना चाहिए था, है, क्योंकि ये ऑफिस फर्नीचर इससे बनवा रहे हैं, कैपिटल नेचर है, राइट। फिक्स एसेट्स पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं समझो हम, है, अपने ऑफिस के यूज के लिए। तो जो भी उसको वेजेस कारपेंटर से डिसाइड किया है हुआ है, समझो कि भाई आप ये बनाओगे हम 12,000 रुपये आपको देंगे, ठीक है, तो ये वेजेस नहीं है। वेजेस अकाउंट तो समझो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा, ये तो बैलेंस शीट में ये शो होगा, राइट। तो क्या एंट्री हुई? करेक्ट।
हाँ भाई, करेक्टिंग एंट्री बताओ। व्हाट विल बी द करेक्टिंग एंट्री? मोहम्मद उजैर, आप बताइए, मिस्टर मोहम्मद उजैर। मिस्टर उजैर, मोहम्मद उजैर। हुजैफा शाह, मिस्टर हुजैफा, क्या एंट्री होगी इसकी, करेक्टिंग एंट्री? है, देखो सर ऑफिस फर्नीचर। सवाल दिखाए सर। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो वेजिज अकाउंट को हम ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करके वेजिज एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे ताकि वो जीरो हो जाए, और ये करेक्टली जो है चार्ज कर दिया है, तो करेक्ट द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को करेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह ये आपको मैंने सारा ये कंप्लीट समझा दिया। ये करेक्टिंग एंट्री है 25, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। अब हम क्विज नंबर 4 है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो क्विज नंबर 4, ठीक है, नेक्स्ट कम टू द क्विज नंबर 4। सर लास्ट एंट्री दिखाए सर। हाँ बोलो बोलो। लास्ट एंट्री सर। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्विज नंबर 4 ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्विज, क्विज 4 शेयर हो रहा है। क्विज शेयर हो रहा है। यस सर। देखिए, फर्स्ट क्विज नंबर 1, सेल ऑफ ए फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट। क्या देखो, कह रहा है, देखो, सेल्स ऑफ ए फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड एज इन, देखो, सेल ऑफ ए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट को सेल किया क्रेडिट पे। तो अब हम बताइए किसमें रिकॉर्ड होगा ये? सेल जर्नल, जनरल जर्नल, परचेज जर्नल, नन ऑफ दी अबव। बताओ बी सर। इसमें होगा। जनरल। जनरल जर्नल है, देखो, क्योंकि हम जनरल जर्नल, सेल जर्नल में तो वो रिकॉर्ड करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बस। इसके अलावा कोई चीज उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको बहुत दफा बताया स्पेशल जर्नल में कि सेल्स जर्नल में क्या चीज रिकॉर्ड होगी, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बस वो रिकॉर्ड होगा। बाकी जो है, इसलिए ये जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ये इसका आंसर होगा जनरल जर्नल। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका जनरल जर्नल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड, अच्छा, क्या है, देखो, सेल ऑफ ए फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ पर रिकॉर्ड होगा ये? नंबर 1 में जनरल जर्नल। ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका? बी है, जनरल जर्नल। आपका आंसर क्या है? बी। ठीक है, सेकंड पे आओ, देखो,
डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, देखिए क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर विल बी पोस्टेड टू, देखो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से डिस्काउंट मिला, डेबिट टू, इसको होगा देखो डेबिट टू सेल्स डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट टू परचेज परचेज डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट टू परचेज डिस्काउंट अकाउंट। Debit to purchase. क्रेडिट टू परचेज डी वाला है देखो, क्रेडिट टू, देखो क्योंकि सप्लायर से रिसीव, इसका मतलब सप्लायर का मतलब हमने कोई चीज परचेज किया था, ठीक है, और सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, परचेज, राइट, परचेज जब हम करते हैं तो डेबिट करते हैं ना परचेजेस को, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। अब जो डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस कौन से वाले को क्रेडिट करेंगे, परचेज डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, कंट्रा हो जाएगा ना, ये डेबिट हुआ है परचेजेस, अब हमें क्रेडिट होगा परचेज डिस्काउंट अकाउंट, राइट, डी वाला सही है, ठीक है, तो समझ गए। थर्ड, थर्ड, जे कंपनी पेड has paid an annual salary of 3 lakhs in advance, देखो क्या कह रहा है, जे कंपनी पेड has paid an annual salary of 3 lakhs in advance to one of its employee, एक एम्प्लॉय को एडवांस में कंपनी ने पे कर दिया पूरे साल की सैलरी, ठीक है, पूरे साल की सैलरी इन एडवांस टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑन सितंबर 1, सितंबर 1 को पे कर दी। यहाँ पर ये भी दिया जा सकता था कि अगस्त 31, एक ही बात है? अगस्त 31, अच्छा 2000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ एट द ईयर एट द ईयर at the end of the year on December 31st 2020 है, 20 सितंबर 1 2020 को 12 महीने की सैलरी दे दिया था, राइट। अब प्रीपेड में क्या अमाउंट बचेगा है, यानी कि इसको जो सैलरी दी होगी ना, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है, इसको रिकॉर्ड किया होगा कंपनी ने, प्रीपेड सैलरी रिकॉर्ड किया होगा, प्रीपेड सैलरी डेबिट है और कैश क्रेडिट ये रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि एडवांस में दे रही है ना कंपनी। तो अब बताओ, अभी तो कि दिसंबर 31 को अब प्रीपेड में क्या बचेगा, बताओ कौन सा सही है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दो, देखो सब लोग फुल पार्टिसिपेट करो इसके अंदर, बार बार मैं कह रहा हूं, आंसर दो मुझे। 20 सर 2 लाख। हुजैफा शाह आप बताइए, हुजैफा शाह, सर 2 लाख कितना है। बचा, बी, देखते हैं, मैं भी चेक करता हूँ, देखो कितना दिया, देखो 3 लैक्स, ठीक है, 3 लैक्स 12 मंथ्स के लिए, डिवाइडेड बाई देखो 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके एक्सपेंस में चले गए 3 लाख में से, तो 3 माइनस 1 बाकी कितना बचा, 2 लैक्स है, आपने बी का है ना, हाँ बी सही है, ठीक है, 2 लैक्स, इस तरीके से ये आपके पास आया 2 लैक्स कि आपका जो है देखिए इस तरह आया, देखो टोटल 3 लैक्स पे किए 12 मंथ्स के लिए, राइट। अब देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ्स पास्ट, राइट, दिस मीन्स 4 मंथ की सैलरी एक्सपेंस आउट हो गई, राइट। अब उसको कैलकुलेट किया तो वो अमाउंट बनता है 1 लाख, देखो 3 लैक्स का मतलब है कि ये 25,000 पर मंथ है, डिवाइड बाई 12, 25,00,000 पर मंथ, राइट, 4 मंथ्स इंटू 4, 1 लाख, ये एक्सपेंस हो गया, तो 3 में से 1 लाख माइनस किया तो बाकी प्रीपेड में बच गया 2 लैक्स, इसलिए बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। समझ गए सब लोग, करेक्ट। Yes, sir.
नेक्स्ट 4, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन डेबिटेड टू लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। अब ये देखो, ये यहाँ भी आ गई करेक्टिंग एंट्री आ गई है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन डेबिटेड, डेबिट किसको कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट को डेबिट कर, रेक्टिफाई एंट्री विल बी, बताओ कौन सी सही होगी, हैज बीन डेबिटेड, इसका मतलब रॉन्गली डेबिट हो गया ना, पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट और डेबिट कर रहे हैं लोन को, है तो लोन को तो उस वक्त डेबिट करेंगे जब हम लोन पे करेंगे, प्रिंसिपल पे करेंगे, राइट। क्या होगी एंट्री, करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाई द एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी, बताओ, शाबाश। Which one is correct? भाई इतनी देर, हाँ, which one is correct? B sir. क्या होगी करेक्टिंग एंट्री, B sir. सी, बी सर। बिल्कुल ठीक है देखो लॉन्ग टर्म, ताकि ये लॉन्ग टर्म लोन को जब हम डेबिट करेंगे तो वो उसका इफेक्ट जीरो हो गया, और क्रेडिट नहीं, बी होगा ना, सी कैसे होगा, डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस और क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन, सी नहीं बी, सी क्यों करेंगे, वो डेबिट होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको, और क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि डेबिट कर दिया था ना, उसको क्रेडिट कर दिया, बी तो, सर मैंने बी ही बताया, मैंने टाइप किया है। बी कहा आपने, सर मैंने भी जी B सर। बताया सर। अच्छा ठीक है ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, तो बी, राइट। अब फिफ्थ पे आ जाओ, एबीसी कंपनी रिसीव्स ए चेक, देखो एबीसी कंपनी रिसीव्स ए चेक, एक चेक रिसीव करती है फॉर 25,000 एंड रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, एंड रिकॉर्ड्स इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड्स भी कर देती है, एंड बैंक्स ऑन द सेम डे, एंड बैंक्स ऑन द, फिर कैश बुक में रिकॉर्ड किया और बैंक को भेज दिया उसको, नहीं कि समझो कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, जैसे फर्ज करो कि यूबीएल में, कहा कि यूबीएल में जमा, वहां जमा डेबिट कर दिया, एंड बैंक स्टेटमेंट सेंड बाय द बैंक स्टेटमेंट एट मंथ एंड, जब बैंक ने मंथ एंड के पे स्टेटमेंट जब भेजा, डज नॉट शोइंग 25,000, इसका मतलब बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हाउ इज दिस शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाउ इज दिस शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैसे शो करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे, समझो, अब देखो सोच के बताओ, ए बी सी, देखो ये शो कर देते, ये कौन सा करेक्ट है, एन अन an uncredited deposit added into the bank statement balance, an uncredited deposit deducted into the bank statement, an uncredited deposit added into the bank statement, uncredited debited into cash, बताओ which one is correct, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज है, फिफ्थ वन, हाँ क्या आंसर होगा, B sir, B. बी, an uncredited deposit deducted into the bank statement, देखो
ए बैंक स्टेटमेंट ABC company receive check for itna and records in the cash book and banks on the same day. Bank statement sent by the bank statement at month end does not show this. भाई चेक तो जमा कराया है ना बैंक में, तो कोई सेंटेंस पढ़ो, बैंक में पैसा जमा कराया, चेक जमा करा दिया और बैंक ने उसको समझो क्रेडिट किया नहीं, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो आप बताओ किस में जाएगा ये? तभी तो लिख रहे हैं ना अनक्रेडिटेड ए डिपॉजिट सर है बी, एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट डिडक्टेड इनटू द बैंक स्टेटमेंट। बताओ भाई ये सही है, कह रहे हैं गलत? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडिड इनटू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ये कौन सा, बी सही है, सी सही है, डी सही है? ए सर ए सही है भाई। देखो क्यों, कंपनी ने ABC, सपोज ABC कंपनी रिसीव चेक है एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि रिकॉर्ड उसने कैश बुक किया, कहा कि भाई UBL में हमने जमा करा रहे हैं, ठीक है, और भेज दिया बैंक को, ठीक है। बैंक सेंड, UBL ने जब बैंक स्टेटमेंट भेजा तो पता लगा उसमें उसने शो ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। अब इसलिए जब रिकंसिलेशन जब हम कर रहे हैं, देखो इस टाइम इस वक्त हम रिकंसाइल कर रहे हैं, तो हम करेंगे एन अनक्रेडिटेड, बैंक तो हमेशा डिपॉजिट को क्रेडिट करता है ना, तभी तो ये देखो तो क्या हुआ, देखो आपका एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड इनटू द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में ऐड किया जाएगा ना। ये कितने सवालात मैंने कराए बैंक स्टेटमेंट के, बैंक स्टेटमेंट में ये ऐड हो जाएगा कि यूं समझ लो कि ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, बिल्कुल वही नेचर है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, राइट। तो ये आपका ए आंसर इसका सही हुआ, ए, समझ गए। अब देखें 6 पे आ जाओ, कम टू द 6। कम टू द 6। देखिए कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ इतना, कैश बुक ऑन June 30th 2020, items not included in the bank statement at that date were an unpresented check of 1000। क्या कह रहा है देखो, कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 48,000, ठीक है, ऑन June, items not included in the bank statement at that date were an unpresented check of 12,000, uncredited deposit, दो बता रहा है देखो, and on that date were an unpresented check of 51,000 और uncredited deposit of ना, what was the balance in the bank statement? बैंक 51,000 C sir 51,000 51,000। देखो कैश बुक क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस ऑफ 48,000, ठीक है। और ये बैंक ने दो चीजें मिस्टेक की है कि यहाँ देखो ये भी याद रखो, अभी हम ये रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बैंक क्या शो कर रहा होगा बैलेंस, है ये याद रखो, है यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, और ये दो मिस्टेक है उसकी कि हमने 48,000 दिया हुआ, इसका दिया हुआ आइटम्स नॉट इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट दैट इट वर अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये 12,000 इसमें से 48 में से माइनस होगा या प्लस होगा? आपने कौन सा बताया? बताओ। मैंने सर C बताया था 51,000
51,000। देखो, कैश बुक showed a debit balance of 48,000 on June। देखो, items not included in the bank statement at that date were unpresented check of 12,000। एक ये है, and uncredited deposit। ये देखो, ये वही चीज है। uncredited deposit मीन्स कि ये आपका जो है आउट, आपका वो है क्या, चेक इन ट्रांजिट, ठीक है, डिपॉजिट के लिए गया और अभी क्रेडिट नहीं किया उसने, है ये बैंक स्टेटमेंट ने मिस्टेक कर दी है, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है, राइट। और ये जो है अनप्रेजेंटेड चेक, इसको अभी डिडक्ट करना था, डिडक्ट नहीं किया उसने। अब बताओ क्या कौन सा होगा? ए सर, शायद ए होगा। विच वन? सर ऐसे तो 45,000 आ रहा है। देखो 48,000, देखो 45 सर, 45 ऐसे तो 45 आ रहा है। 48,000 है, देखो माइनस बैंक ने क्या है, देखो बैंक स्टेटमेंट एट दैट डेट वर अनप्रेजेंटेड चेक, not included the bank statement at that date were unpresented check of 12,000, this means minus 48, ठीक है, और minus 12 और प्लस 9,000, ये उसमें डेबिट होगा। प्लस 9,000 कर देंगे, डेबिट हो जाएगा 9,000 और 45,000, ठीक है। तो देखें अब, सर अगर इसका सर 45,000 आता है तो आपने आंसर में सी क्यों लिखा हुआ सर? 6 में क्या लिया हमने? देखिए कैश book showed a debit balance of 48,000, the items not included in the bank statement on that date but unpresented check of 12,000, ठीक है, unpresented check of 12,000 है। ये बैंक ने क्या किया है, 12,000, ठीक है, और से सुनो, बैंक ने 12,000 माइनस करना था, सॉरी हाँ 12,000 माइनस करना था ना, है। अभी हम देख रहे हैं कि बैंक ने क्या किया, इसका मतलब ये 48,000 में 12,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। बैंक ने तो माइनस करना था, किया ही नहीं, तो 12,000 प्लस हो गया, और 9,000 जो था ऐड करना था, वो माइनस नहीं किया है, वो ऐड करना था, वो किया नहीं, ठीक है। तो जब ऐड करना था तो इसलिए ये इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 51,000। सी सही है। अब बात समझे नहीं? बताओ। सर फिर मैंने पहले आंसर सही दिया था सर, मैंने सी कहा था। है सी सही है। क्लियर हुआ भाई? सबको क्लियर हुआ? ये देखो, हम अभी करेक्टिंग एंट्री नहीं पास कर रहे, इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि बैंक ने क्या शो किया हुआ होगा। इस वक्त हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं बैंक ने क्या शो किया, ये निकाल रहे हैं ना। तो सी आ गया। क्लियर हो गया सी या नहीं? यस सर। सबको क्लियर हुई ये बात? जो चीज उसने नहीं की ना, उसको ये हमने देखो 48,000 क्लियर हो गया ना सबको? सी। यस सर। चलो कम टू द नेक्स्ट 7। देखिए, इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, क्या कह रहा है? इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है,
फीफो विल हैव ए फीफो मेथड यूज कर रही कंपनी है इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस फीफो विल हैव ए लोएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाईएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, मिड वैल्यू इन्वेंट्री, नन ऑफ दी। बताओ कौन सी करेक्ट है? हाईएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, है? हाईएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री सर, सेकंड नंबर बी में। सेकंड नंबर 2 भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीजन बताओ इसको, रीजन बताओ। फीफो में हम क्या करते हैं? सर फीफो में सर जब हम आइटम को फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट करते हैं, आइटम्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, और आइटम्स परचेज जो बिल्कुल सर। आइटम परचेज कर रहे हैं हम लोअर वैल्यू पे परचेज कर रहे हैं, तो कह रहा है ना राइजिंग प्राइसेस, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री जो होगी वो हाईएस्ट वैल्यू की आइटम होगी, ठीक है। लोएस्ट के तो हमने बेच दिए, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, क्योंकि शुरू की चीजें हम पहले बेच रहे हैं ना। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आइटम पहले परचेज किए सेल भी उसको पहले कर रहे हैं, राइट। तो हमारी इन्वेंट्री जो बचेगी वो पी, हाईएस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और ली, अगर यही केस होता कि प्राइस हायर हो रही है और लीफो लिखा होता, फिर कौन सा होता? ए सर, फिर Lowest. ए, हाँ फिर ए हो जाता। फिर से ठीक। फर्स्ट वन होता लोवेस्ट क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो ये 7th हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे 8, अंडर द पीरियड, सॉरी, अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परचेजेस अकाउंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली कैश परचेज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, परचेजेस ऑफ एनी एसेट ऑन अकाउंट आर नोट आर, परचेजेस ऑफ एनी एसेट ऑन अकाउंट और नोट पेबल। कौन सा सही होगा? सर सेकंड वन, परचेजेस ऑफ एनी एसेट ऑन अकाउंट और नोट पेबल। Under the periodic inventory system, purchases account is used to record purchase of any asset on account or note। यार क्या कह रहे हो? परचेज ऑफ सॉरी सर, एनी, सॉरी सर, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी फॉर कैश और, यस सी सही होगा, सी, ये सर सी सही होगा, सॉरी सॉरी सर। राइट। तो ये हमारा डी हो गया, सी है। सब समझ गए हैं? क्योंकि एनी अकाउंट थोड़ी, ये तो ये जो पीरियोडिक परचेजेस तो सिर्फ हम गुड्स के लिए यूज करेंगे ना, चाहे वो क्रेडिट पे परचेज करें या गुड्स डेबिट होगी। नंबर 9, रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल्स, नहीं सॉरी, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 15,000 डेबिटेड टू मोटर व्हीकल। देखो, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 15,000, मोटर व्हीकल की रिपेयर की है 15,000 की, डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल अकाउंट। अब बताओ करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? सेकंड वन सर, डेबिट टू मोटर व्हीकल एक्सपेंस एंड क्रेडिट टू मोटर व्हीकल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, माशाल्लाह, वेरी गुड है, आई अप्रिशिएट। ठीक है, और यानी सब कुछ क्लियर हो गया? थैंक यू सर। नेक्स्ट है, और स्टूडेंट भाई जो इन्होंने जवाब दिया सब एग्री हो, समझ आ गया ना? नेक्स्ट, फॉलोइंग नंबर 10, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन। सेल्स 7 लाख, 70,000, स्टॉक ऑन दिसंबर 35, स्टॉक ऑन दिसंबर 1st 38, परचेजेस 270, परचेज रिटर्न्स 225, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000, इनकम टैक्स 30,000। सर लास्ट वन सर, 253.400। लास्ट वन 253, देखते हैं। देखो, सेल्स 7 lakhs, राइट। देखो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, है, देखो पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के सेल में से डिडक्ट कर दोगे तो देखो परचेज कितनी है, देखो 270, देखिए परचेज है 270, राइट। फिर लेकिन क्या है, परचेज में से परचेज रिटर्न्स भी हो रहा है, ठीक। चलो पहले आप परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स 25 रिटर्न हो गया, ठीक है, ये नेट परचेज हो गई। अब क्या करेंगे, ऐड इसमें क्या चीज करेंगे, स्टॉक कौन सा ऐड होगा,
देखो स्टॉक दिया हुआ ना, एक तो दिसंबर 31 और एक स्टॉक दिया हुआ दिसंबर 1 का 38, कौन सा ऐड होगा? बोलो भाई। हाँ, December 31 सर। हाँ 245 में देखो ओपनिंग ऐड होगा, यानी कि फर्स्ट का 38 है, 38 ऐड हुआ, ठीक है, और माइनस कर दिया 31 दिसंबर 31 का, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो 248 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई है, सेल में से ये माइनस कर दिया, सेल में से इसको माइनस किया, सेल है 7 लाख, तो क्या आ गया 452 है, देखो 452 कैलकुलेटर लो, माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 362। अब इसमें से टैक्स 30%, अब ये कैश वो आ गया ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 362। अब इसमें इसका 30% लेके इसमें से माइनस कर दिया, 30% इसमें से माइनस होगा ना, ठीक है। तो आपके पास आ गया, कितना आया, क्या फिगर आई? डी पार्ट, ठीक है। बताओ ये क्लियर हो गया? आपने डी बताया था। क्लियर? कैलकुलेट करो आप लोग, 253 400 आ रहा है? सर दोबारा बताएं सर। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ेगी ना, देखो इस सवाल के अंदर ये ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। देखो परचेज सेल हमें बता, सेल रिटर्न वगैरह कुछ नहीं, परचेज देखिए कैलकुलेटर लो 270, जल्दी से है 270। अब परचेज रिटर्न्स हो गया, वो माइनस कर देंगे, है -25, ये माइनस हो गया। अब 245 हो गई नेट परचेज, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, स्टॉक 1 31 सॉरी दिसंबर 1 का ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो प्लस 38 प्लस किया और माइनस कर दिया दिसंबर 31 का 35, तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 248। अब 248 सेल में से माइनस हुई, 248 सेल में 7 लाख है, तो कितनी आ गई 452 आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, समझो 452। अब 452 में से माइनस कर दिया क्या चीज आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 90,000, ठीक है, तो आ गया 362 है, 362 टैक्स रेट है 30% है, 30%, इसका मतलब 70% इसका प्रॉफिट हो गया है। जब 30% इनकम टैक्स है तो आप या तो 30% लेके माइनस करो या डायरेक्ट इसका 70% ले लो, तो आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा 253 400। डी सही है, आई क्लियर हुई यस बात? सर, मैंने सही बताया सर। हाँ सही बताया था आपने, ठीक है, लेकिन आपने फौरन बता दिया था कैसे है? सर मैंने कैलकुलेशन की थी, लेकिन यहाँ पे मैं जब आपने मुझे एक्सप्लेन किया तब मैं थोड़ा सा जो है ना मैंने हो गया था समझा कि कि शायद आपने ऐसी तुक्का लड़ाया, ठीक है, आपने कैलकुलेशन, ठीक है। देखो अब ये लोग, अब ये क्वेश्चन में देखो, अब आप लोगों को ये पूरा बेसिक अकाउंटिंग इतना पढ़ चुके हो, तो इसको देख के आपने जाहिर है आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सर कैलकुलेशन मैंने कर। दिसंबर 31 की अमाउंट जो है ना वो ऐड कर दी थी और 1 दिसंबर की माइनस कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो क्लोजिंग है वो पहले लिख दिया ताकि स्टूडेंट इससे कुछ कंफ्यूज हो कि भाई 31 है, ये माइनस होगा 35 है क्योंकि एक क्लोजिंग है, और ये ओपनिंग जो है ये ऐड होगा, तभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे ही निकालते हैं ना कि नेट परचेजेस ऐड ओपनिंग स्टॉक है टोटल अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर इसमें फ्रेट वगैरह भी दिया जा सकता था कि फ्रेट इन, तो वो भी परचेजेस में ऐड हो जाता, फिर परचेज डिस्काउंट होता वो माइनस हो जाता, क्योंकि इसी सवाल में सारी एप्लीकेशन भी दी जा सकती थी। तो आपको फिर आपने इसमें कोई इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे, या आपको एग्जाम में कोई आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये क्विज भी आपको, ये क्विज नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्विज को आप वो नहीं लो इजी, मतलब ये इनको सब ये सारे क्विजेज आपको क्लियर होने चाहिए,
और नेक्स्ट क्लास में भी हम एक और क्विज कराएंगे। ठीक है, अब हम करेक्टिंग एंट्री भी हो गई हमारी, अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट। और याद रखो कि ट्यूसडे की क्लास नहीं होगी है, मैंने बता भी दिया मैनेजमेंट को, क्योंकि मुझे वैक्सीन के लिए जाना है आगा खान हॉस्पिटल 4 बजे, तो कल की क्लास नहीं होगी। ठीक है, मैं इनसे बात कर लूँगा, कोई अगर मेकअप क्लास अलाउ करेंगे तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे की मेरी क्लास 4 बजे इत्तेफाक टाइम दिया उन्होंने, वहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो कि कल की क्लास नहीं होगी। अगर मैनेजमेंट ने अलाउ किया तो हम कोई मेकअप क्लास ले लेंगे, देखेंगे। ठीक है ना भी। अच्छा ये भी याद रखो, देखो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अब हम ये एक तो लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और उसके बाद आपको जो है ना ये सारा हम जो कि हमने पढ़ाया है बहुत ही तरीके से आपको रिवीजन करेंगे। ठीक है, शुरू से, राइट, यानी कि अभी तो जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आपका 2 क्लासों तक जाएगा कम से कम है? तो फिर जो टाइम बचेगा हम उसका सब दोबारा इसकी रिवीजन पे भी आ जाएंगे, तो उस रिवीजन क्लास को मिस नहीं करना कोई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राइट, कम टू द सर पेपर क्या सर? हाँ, क्या कह रहे हो, पेपर सर, फिर बोलो। पेपर कब होगा सर? पेपर पेपर जी सर। पेपर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब हो रहा पेपर है, नेक्स्ट मंथ है मैंने सुना। चले देखिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसिड, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, लॉन्ग टर्म एसिड्स और फिक्स एसिड्स, देखो ये मैंने शेयर कर देता हूँ। शेयर हो रहा है, हाँ, चैप्टर शेयर हो रहा है। यस सर। चले, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, देखो इस चैप्टर में हम आप लोग जो कॉन्सेप्ट लोगे, हाउ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिक्स एसिड्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो देखिए, लॉन्ग टर्म एसिड्स और फिक्स एसिड्स, ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म एसिड्स कह लो, फिक्स एसिड्स कह लो, या नॉन करंट एसिड ये भी कह सकते हैं। नॉन जैसे करंट एसिड, ये नॉन करंट एसिड, या लॉन्ग टर्म एसिड या फिक्स एसिड। देखो, लॉन्ग टर्म एसिड्स आर डिफाइंड एज एसिड्स विच आर यूज्ड टू ऑपरेट ए कंपनी एंड आर परचेज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। देखो, लॉन्ग टर्म एसिड किसको कहते हैं, वो एसिड्स जिसके हेल्प से, जिसके थ्रू कंपनी ऑपरेट होती है। राइट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट क्यों हो रही है कि जैसे कोई टेक्सटाइल मिल है, राइट, तो कंपनी ने प्रिंटिंग मशीन परचेज किया, तो प्रिंटिंग मशीन से ऑपरेट हो रही है ना, तो कंपनी कपड़े प्रिंट कर रही है। डाइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, वीविंग मशीन, इससे यही कंपनी ऑपरेट हो रही है। ठीक है, दी लाइफ ऑफ दीज एसिड्स है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इनकी लाइफ जो होती है 1 साल से ज्यादा होती है। नॉर्मली इसकी लाइफ 5 साल प्लस होती है नॉर्मली। ठीक है, तो इनकी एसिड्स की लाइफ जो होती है 1 साल से ज्यादा। राइट, दी मेजर कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग टर्म एसिड, देखो इससे आपको और क्लियर होगा। प्लांट एसिड्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसिड्स, नेचुरल रिसोर्स। प्लांट एसिड्स किसको कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, इसमें कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, व्हीकल्स भी आ जाएगा। ठीक है, सब बिल्डिंग, लैंड, सब इस प्लांट एसिड्स में आ गए। ठीक है, इनटेंजिबल एसिड्स, अब ये सेकंड कैटेगरी है इनटेंजिबल एसिड। देखो, प्लांट एसिड जो होते हैं वो टेंजिबल एसिड भी है। ठीक है, यानी कि दैट कैन बी सीन। ठीक है, इनटेंजिबल एसिड उसको कहते हैं कि जो कि कैन नॉट बी सीन, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, राइट, फ्रेंचाइज, इनको इंटेंजिबल एसिड्स कहते हैं।
और नेचुरल रिसोर्सेज थर्ड कैटेगरी। देखो लॉन्ग टर्म एसेट्स की थर्ड कैटेगरी है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी कैटेगरी हुई? नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स, राइट, ये सब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, कुदरती। ठीक है, ये भी आपके लॉन्ग टर्म यानी कि एसिड्स है। ठीक है, इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। तो अब सबसे पहले प्लांट एसिड्स ले लिया, ले लो नंबर 1। ये देखिए प्लांट एसिड्स। ठीक है, इससे टाइम अगर हो गया तो एक क्वेश्चन भी अब करने की कोशिश करेंगे। प्लांट एसिड्स देखिए, मेजर कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग टर्म एसिड क्या है? प्लांट एसिड्स नंबर 1। अब देखिए प्लांट एसिड क्या है? प्लांट एसिड्स आर रिसोर्सेज दैट हैव ए फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस है, and used in the operation of business in the more than one accounting period. Examples are देखो land, building, plant and machinery, delivery equipment, vehicles, vehicles जिसमें trucks, कार सब आ जाती है। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस फर्नीचर मीन्स के चेयर्स, टेबल, राइट। ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, ये सब चीजें आ जाती है। ऑल दी आइटम्स है। और देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑल दी आइटम्स एग्जाम्पल्स अबव of plant acids are subject to depreciation with the exception of land, सिवाय लैंड के। देखो डेप्रिसिएशन का वर्ड जो है, अगर आप इसको समझो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कह रहा है देखो ऑल आइटम्स एग्जाम्पल्स अबव ऑफ प्लांट एसिड्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड, राइट। प्लांट एसिड्स जो है, जब हम प्लांट एसिड्स लेते हैं जैसे मशीनरी, तो हम इनकी जो कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट जो है वो फिक्स एसिड्स है। यानी कि इसका मतलब कि ये जो हम बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डिलीवरी इक्विपमेंट, ये कहाँ शो की जाएगी? बैलेंस शीट में। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे है? ये एसिड्स हैं, बैलेंस शीट में शो करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में नहीं। लेकिन इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। कैसे? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अलोकेशन ऑफ द प्लांट एसिड्स इनटू एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एलोकेशन ऑफ प्लांट एसिड्स इनटू एक्सपेंस ग्रेजुअली ईयर वाइज। कि लाइफ उसकी है, एक एसिड खरीदा हमने 5 लाख रुपए, और से सुनो, डेप्रिसिएशन का मतलब है वी हैव परचेज एसिड 5 lakhs, लाइफ है इसकी 5 years। सपोज 5 lakhs का एसिड परचेज किया है। सपोज प्लांट हमने परचेज किया, प्रिंटिंग मशीन, लाइफ उसकी है 5 lakhs, एस्टिमेटेड लाइफ 5 lakhs है। अब क्या करेंगे? 5 लाख को हम 5 सालों में डिवाइड कर देंगे एक्सपेंस के अंदर। हर साल हम डेप्रिसिएशन 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरीके से चार्ज हो जाएगा, 5 लाख रुपए, और इस तरह वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा वही एसिड। ठीक है, अगर फर्क करो उसकी साल्वेज वैल्यू 0 है ईयर एंड पे, आपकी लाइफ के एंड पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 लाख को हम 1 लाख 1 लाख 1 लाख चार्ज कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसिड इनटू एक्सपेंस है, इनटू एक्सपेंस ईयर वाइज, जो उतनी लाइफ होगी ईयर वाइज, राइट। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो देखिए अब प्लांट की फिक्स एसिड्स की समझो हम कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट। देखो कॉस्ट सिर्फ इनवाइस कॉस्ट नहीं होगी उसकी, एसिड जो हम परचेज करेंगे। देखिए cost of plant acids include purchase price plus any expense incurred in connection with its acquisition and converting it into usable condition। इसका मतलब क्या है? सपोज फिर सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्लांट एसिड्स इंक्लूड द परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड in connection with its acquisition and converting into usable condition. Suppose we purchase the acids
fixed assets from UK, right? Purchase the assets from the UK, right? Suppose invoice price in Pak rupees is 5 lakhs. Suppose अब हमें यूके से यहाँ तक लाने में हम शिपिंग चार्जेस देंगे, है? वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, कहने का मकसद। और क्या हो सकता है? इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो सकती है, वो भी ऐड हो जाएगी। सेल टैक्स भी हो सकता है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सब इसमें ऐड हो जाएगा। देखो इसलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, वही इनवाइस प्राइस। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया। फिर देखो ऐड क्या करना है, देखो सेल टैक्स, फ्रेट इन। ये फ्रेट इन क्या है कि यूके से पाकिस्तान लाने में जो हमारे चार्जेस हुए, शिपिंग चार्जेस या बाय एयर है करियर इस, फिर और भी आपको बताया मैंने, इसमें नहीं दिया हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकती है। ठीक है, वो भी यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वो सब जो है इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन है। देखो ये जो जुमला है ना, इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन, सब ऐड हो जाएगी। और हालिंग एंड रिप्लेसमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस इफ एनी, सब ऐड हो गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या, कन्वर्टिंग इनटू यूजेबल कंडीशन, यानी कि जो मशीन आ गई तो हमने उसमें ऐड किया सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट इन, राइट, रजिस्ट्रेशन फीस भी हो सकती है, ऑक्ट्राय चार्जेस भी हो सकते हैं। फिर जब मशीन हमारे पास फैक्ट्री पे आ गई, उस फैक्ट्री को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। वो फैक्ट्री मशीन ऐसे तो नहीं चलेगी ना, अब उसकी हमने फाउंडेशन बनाई, तो उसके इंस्टॉलेशन में जो कॉस्ट होगी वो भी पार्ट ऑफ द मशीन होगी, सब ऐड हो जाएगा सिवाय। तो इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, हो सकता है ये 5 लाख हो और यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास कितना बना, 7.5 लाख सपोज। ठीक है, ये सब ऐड हो जाएगा। तो ये कॉस्ट हम प्लांट की एसिड्स की निकालते हैं। इस तरीके से आपको ये सब दिया जा सकता है क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज भी और नोट करो, अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन है, सपोज वी परचेज फ्रॉम द यूके, यहाँ से लाने में, यूके से यहाँ तक पहुँचने में कुछ डैमेजेस हो गए, डैमेजेस हो गए, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ डैमेजेस हो गए, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़े, वो पार्ट, वो अमाउंट इसमें ऐड नहीं करेंगे। याद रखो, डैमेजेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, राइट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमने इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कंट्री से हमने परचेज किया, यूके से पाकिस्तान लाने में हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन वो इंश्योरेंस जो मशीनरी जब इंस्टॉल हो गई, रनिंग में आ गई, फिर जो इंश्योरेंस कराया वो नहीं ऐड होगा, वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पेज अब हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस कर लिया। क्लियर हो गया ये? एनी क्वेश्चन इसके ऊपर? हाँ भाई, क्लियर हो गया? सर रिपीट करें सर, हाँ, क्या कह रहे हो? थोड़ा रिपीट करें सर। क्या चीज इसमें नहीं क्लियर हुई आपको, बताओ, वो मैं रिपीट करूं? देखो फिर जनरली मैं बताता हूँ। देखो, जो कॉस्ट ऑफ द प्लांट एसिड्स क्या होगी, फिक्स एसिड्स की परचेज प्राइस, ठीक है, इनवाइस प्राइस, राइट। नंबर 2 है, अभी मैंने कहा यूके से हमने सपोज परचेज किया, इंडस्ट्री है कराची में, है, परचेज किया है कहाँ से, लाहौर से, वो प्लांट एसिड्स, एक मशीनरी हमने परचेज की लाहौर से। अब लाहौर से कराची लाने में, है, कराची में वो फर्ज करो वो फैक्ट्री जो है वो आपकी कायदाबाद पे, ठीक है, एक इलाका है कायदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, वहां तक लाने में लाहौर से जो ट्रांसपोर्ट यूज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो इसमें ऐड हो जाएगी इसकी कॉस्ट में, इनवाइस प्राइस में। ठीक है, उसके अलावा हमारी जब फैक्ट्री रास्ते में आपने सिंध में एंटर हुए तो आपको ऑक्ट्राई चार्जेस भी देना कर पड़ेगा, है, वो भी ऐड इसमें हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हमने कराया इसका, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। फिर जब हम सब कुछ
यहाँ पर ऐड हो गया, तो फिर ड्यूरिंग इंस्टॉल, फिर हम उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे हैं उस मशीनरी को, उसकी फाउंडेशन बना रहे हैं, उस पर भी जो कॉस्ट आएगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी है। बस ये है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या ट्रांसपोर्टेशन अगर डैमेजेस हो गए कुछ, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करनी पड़ी, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिकरिंग नेचर नहीं है ना, वो तो आपकी मिस्टेक से हो गया, ठीक है। वो सब ऐड होके अब कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, उसको इग्नोर कर दोगे, वो तो इनकम स्टेटमेंट में चार हो जाएगा, फिर डैमेजेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वगैरह, ठीक है। इंश्योरेंस आपने लाहौर से कराची लाने में आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है कि कोई रास्ते में कुछ अगर हुआ तो प्रॉब्लम, तो उसको इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, तो वो इंश्योरेंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जब वो रनिंग में आ गई इंस्टॉलेशन के बाद, फिर जो इंश्योरेंस है वो तो वो नहीं ऐड होगा, वो तो फिर हमारा रनिंग एक्सपेंस हो गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया? क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये आपको देखो पता है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जब प्लांट है मशीनरी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑल परचेज एंड कनेक्शन कॉस्ट एंड फर्दर एक्सपेंशन कॉस्ट incurred on plant assets fall into capital expenditure. Examples are list price of the fixed assets and connection charges as discussed above. ये सब जो है आपको कहलाता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या है? ऑल परचेज एंड कनेक्शन कॉस्ट। परचेज का मतलब वही इनवाइस प्राइस, एंड कनेक्शन कॉस्ट इज डिफाइंड अबव, एंड फर्दर एक्सपेंशन कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लांट एसेट्स फॉल अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाने के बाद भी अगर हम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी एक्सपेंशन के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन कॉस्ट का मतलब है कि हम ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऑन दी अदर हैंड, अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, दोज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे functioning of the business like wages, utilities, insurance, rent, maintenance, repairs, depreciation expense, etc. fall under the category of revenue expenditure, ठीक है, उसको कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर? बोलो। हाँ, सर कैपिटल एक दफा और समझा दें सर, मुझे सही तरह क्लियर नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर जो है कि आपका जो एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो मशीनरी वगैरह जो आपने परचेज की है, उसकी आपकी मशीनरी परचेज किया हमने, जैसे एग्जांपल दी थी कि उसकी जो प्राइस है ना, जो उसकी इनवाइस प्राइस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, सेल टैक्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसको यूके से यहाँ तक लाने में हमें पे करना पड़ा, ठीक है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट ऑल विल बी एडिड इनटू इट्स कॉस्ट, इनवाइस कॉस्ट प्लस सेल टैक्स प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस शिपिंग चार्जेस प्लस इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा, उसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि वो आपका लॉन्ग टर्म है, राइट। और इसीलिए देखो यहाँ बताया लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कनेक्शन चार्ज डिस्कस होगा, ठीक है। ये जो आपके बताएं आपको, ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारा, ठीक है। लिस्ट प्राइस भी, और फिर जो सेल टैक्स, फ्रेट इन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, और हालिंग रिप्लेसमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं इससे कनेक्शन, तो सब ऐड हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनकम स्टेट, ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड हो गए, यानी कि उसमें ऐड हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज मीन्स कि वो ऑल विल बी एडिड इन टू द प्लांट एसेट्स, और उसकी लाइफ होगी 5 साल 10 साल, उसमें उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिस विल बी चार्ज इन द विद इन जिस पीरियड में इनकर होगा उसी पीरियड में चार्ज कर देंगे, राइट। जैसे वेजेस,
यूटिलिटीज चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, रेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर, सब इस जिस पीरियड में रिपेयरिंग हुई उसी पीरियड में चार्ज कर। सितंबर में रिपेयर हुई, सितंबर 2020 में चार्ज कर दी। अक्टूबर में रिपेयर हुई, अक्टूबर के महीने में चार्ज कर दी, राइट। तो इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इनकम स्टेटमेंट जाएगा। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ये बैलेंस शीट में शो होगा फिक्स एसेट, राइट। और इसको डेप्रिशिएट करेंगे इन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका आएगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो रही है। अब आपको समझना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका निकालेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसाल अगर आप लोग, इसकी क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड। और लैंड का डेप्रिसिएशन निकाला नहीं जाएगा, बाकी सब चीजों को निकाला जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था इज द, देखो क्या है, depreciation is the process of allocating the cost of tangible assets to expense in the accounting period in which it is being used। एक फिक्स एसेट्स हमने परचेज कर लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं। अब वो यूज किया जाएगा अगले 5 साल में, तो इसकी कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे अगले 5 साल, ठीक है। किस नाम से? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हर साल ये चार्ज होता जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और इसकी हम एंट्री क्या, देखो, फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फ्यूचर एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स यूज। क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री होगी, याद रखो, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। ये आपका फिगर जो होगी ये इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगी। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सम अप होता जाएगा ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये जमा होता जाएगा, ठीक है। और जो एसेट होगा ना उसमें से ये माइनस होगा। जब हम एसेट को शो करेंगे, जैसे ये डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है पहले साल में है? बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 लाख, राइट। और डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना है? 1 लाख। तो हम कैसे शो करेंगे मशीनरी बिल्डिंग को बैलेंस शीट में? 10 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। और सेकंड ईयर में कैसे शो होगी बिल्डिंग? 10 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख। अब 1 साल का और आ गया, जमा होता जा रहा है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं ना एक्यूमुलेटेड। इसके अंदर अमाउंट होगा, इसके अंदर अमाउंट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू डेट, जब परचेज किया था तब से उस साल से लेके आज चौथा साल है, 4 साल तक का जो डेप्रिसिएशन हम ले चुके होंगे वो इसमें आ रहा होगा। और ये कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, उसको कहेंगे बुक वैल्यू है। वो शो होगा बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू शो होगी माइनस करके, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस तरह बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगा। और ये अमाउंट जो है हमारा इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे हमारा एक्सपेंस के तौर पर, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लियर हो गया। हाँ भाई, क्लियर? क्लियर टू ऑल? हाँ, सलमान हैदर आपको क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। मोहम्मद उसामा, मिस्टर उसामा, मोहम्मद नुमान आपको क्लियर? मिस्टर नुमान, यस सर। चलो अब आगे चलें। देखिए, अब ये देखो, फैक्टर्स इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये फिगर जरूर चाहिए आपको। क्या क्या? देखो, फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन क्या क्या है? 3 फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट, कॉस्ट तो आप समझ गए कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं। साल्वेज वैल्यू ये भी चाहिए। यूजफुल लाइफ, ये 3 चीजें जरूर चाहिए। क्या क्या? देखो, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए
कॉस्ट, ये तो आप पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए कहा ऑलरेडी डिफाइंड अबव। साल्वेज वैल्यू, ये क्या चीज है साल्वेज, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। और जनरल टर्म्स में क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू है। अगर आप जनरल टर्म यूज करोगे, इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू है कि आपकी जब मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी, है यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ। हम जो प्लांट एसिड लेते हैं तो इकोनॉमिकल लाइफ कंसीडर करते हैं कि जैसे वो 10 ईयर्स थी, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 साल के बाद जब इसकी लाइफ एंड हो जाएगी, इकोनॉमिकल लाइफ, तो ये जो मशीनरी हमने खरीदी थी 50 लाख रुपए की, सपोज ये 5 लाख की ये बिक जाएगी, समझो स्क्रैप डीलर ले जाएगा, इसको कहेंगे साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। इट इज द estimated market value of the acid at the end of its useful life. It is also called scrap value या residual value। ठीक है, scrap value या residual value। ठीक है, आपको इसको साल्वेज वैल्यू कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। समझ गए। थर्ड, यूजफुल लाइफ। It is the length of time of the plant acid during which it will be productive and economically useful in the operation। तो ये लाइफ है इसकी, कि हमें डेफिनेशन निकालने के लिए ये भी जरूरी है कि हमें गिवन होगा कि लाइफ इसकी कितनी होगी। जब तक ये नहीं दिया होगा नहीं निकाल सकते। साल्वेज वैल्यू भी गिवन होगी। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है कि थ्योरेटिकली एक दे सकते हैं कि भाई साल्वेज वैल्यू 0 है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी साल्वेज वैल्यू कुछ होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें जरूर गिवन होंगी। इवन 0 भी दिया हो तो 0 देंगे। ठीक, कॉस्ट ये आपको डायरेक्टली गिवन हो सकती है या आप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक ये चीजें नहीं मिलेंगी आप डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। और डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, allocation of cost into the number of years is called depreciation। तो ये अब कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्यों हम एक मशीनरी परचेज कर ली फिक्स एसिड, कॉस्ट क्या वजह है कि डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज डेप्रिसिएशन। फिजिकल डिटोरेशन, फिजिकल 2 वजह है किसी प्लांट एसिड्स की। फिक्स एसिड का जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, physical deterioration of plant acid results from its use as well as from exposure to sun, wind and other climatic factors। ठीक है, जो चीज हम यूज कर रहे होते हैं उस पर आपका सन का भी इम्पैक्ट है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिटोरेट होता जाता है ना, वो पुराना होता जा रहा है, उसकी जो उसकी रनिंग कंडीशन है वो पुअर होती जा रही है। ठीक है, इसी की वजह से कि फिर फिजिकल डिटोरेशन की वजह से। सेकेंड है ऑब्सोलीसेंस। ये कहाँ पर होता है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से। फिजिकली ओके लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गया। जैसे आजकल के दौर में कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत जल्दी फिजिकली तो वो ओके होता है लेकिन ऑब्सोलीट हो जाता है। क्यों कोई भी ऑब्सोलीट का देखो, ऑब्सोलेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज समथिंग न्यूअर और मोर एफिशिएंट हैज बीन इन्वेंटेड। फिजिकली वो एसिड ओके, लेकिन क्या हुआ उसका कोई अल्टरनेटिव आ गया, राइट, स्पेशली इन कंप्यूटर, कि 2 साल में ही वो ऑब्सोलीट हो गया। अभी फिजिकली डिटोरेशन नहीं हुआ उसका इतना, लेकिन ऑब्सोलीट हो गया। क्यों? बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी न्यू कंप्यूटर हैज बीन इन्वेंटेड है, और इस कंप्यूटर पे, पुराना कंप्यूटर पे नया सॉफ्टवेयर ही नहीं चल सकते, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं। इसीलिए देखो कि आप प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम प्लांट एसिड्स जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट की लाइफ हम लेते हैं ज़्यादा, 10 ईयर्स 8 ईयर्स, लेकिन कंप्यूटर हम लेते हैं कंपनी के अंदर इसकी लाइफ 2-3 साल में उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। क्यों? कि वो ऑब्सोलीट, ये फैक्टर होता है उसका मेन, ऑब्सोलेसेंस का। इसलिए कंप्यूटर वगैरह को हम विद इन 2-3 ईयर्स में ऑब्सोलीट उसकी कॉस्ट को डेप्रिसिएशन में चार्ज कर देते हैं, क्योंकि ये 3 साल 2 साल के बाद ही बेकार हो जाएगा, राइट। तो ये 2 फैक्टर थे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के, फिजिकल डिटोरेशन
एंड ऑब्सोलेसेंस। ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर है? समझ गए? यस सर, क्लियर सर। बोलते ही नहीं यार। मेथड अब ये बताना आपने। अब डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? ये मेथड आपने चारों समझने कैसे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कॉमनली टू कंप्यूट द पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। है पीरियोडिक का मतलब सालाना या मंथली, ठीक है। पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्लांट क्या क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। ठीक है, ये तीन पॉपुलर हैं, हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीनों मेथड आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना एक प्लांट एसिड्स का आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब इसका मेथड है, पहला मेथड देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। According to this method, same amount of depreciation expense allocated in each accounting year during its useful life. क्या है देखो, इसका मतलब समझो। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस allocated in each accounting year during its useful life. Right? This means कि suppose cost of the plant is, suppose cost of the plant is 5 lakhs. ठीक है, साल्वेज वैल्यू इज 50,000 है। यानी कि साल्वेज वैल्यू का मतलब कि ये जो कॉस्ट थी 5 लाख और 50,000 हमें मिल जाएंगे इसमें से। इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 4,50,000 का ना, क्योंकि ये तो 50,000 तो हमें रिकवर हो जाएगा ना। इसका मतलब एक्सपेंस में 4,50,000 इसमें से चार्ज करेंगे और इसको हम इक्वली चार्ज करेंगे। इक्वल चार्ज यानी कि 450 बच रहा है ना इसमें से, 450। ठीक है, 450 बचा ना। अब ये इक्वली चार्ज होगा, यानी कि 5 साल लाइफ है ना, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल कितना हो गया? 450 डिवाइडेड बाई 5, तो हर साल 90,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चला जाएगा। यूँ समझ लो। ठीक है, इस तरीके से चार्ज आई समझ। तो ये देखो, इसका फार्मूला आपने याद रखना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। फार्मूला देखो इसका है इक्वल का मतलब बता दिया। फार्मूला इसका ये याद रखोगे आप। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकाला जाएगा? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट। क्या करेंगे? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, ये फार्मूला याद रखो, इनटू स्ट्रेट ब्रैकेट इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट? ये इस पे अप्लाई करोगे कैसे? ये रेट हम निकालेंगे पहले। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकाल रहे? इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ डिफाइन किया आपको, किस तरह आ रहा है, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ इनटू 100। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा कैसे? देखो ये देखो मैं लिखता हूँ, 1 लाइफ कितनी है भाई? 5 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 5 इनटू 100% में कन्वर्ट करने। देखो 1 डिवाइडेड बाई 5, बताओ भाई कितना आया? कौन बताएगा? 1 डिवाइडेड बाई 5 हाउ मच इट कम्स? 20 सर, 20। कितना आया? 20 सर। 0.2 आया ना। और 100 से ज़रब दिया इसको तो कितना बन गया? 20% है, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया
है। तो यही कहने का मकसद है यहाँ पर। देखो हम कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन रेट के वन कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, और ये रेट कैसे निकाला जाएगा, जैसे लाइफ है 5 साल तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू को, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20%, अगर लाइफ 5 साल है, और ये 20% इस तरह निकाल दो। ठीक है, निकाल के यहाँ 20% हर साल का कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इंटू 20%। कॉस्ट माइनस, जैसे कॉस्ट थी 5 लाख है, देखो ये 5 लाख है, माइनस 50,000 साल्वेज वैल्यू है। ठीक है, इसको इसको फिगर को लिया और इसको इस डिफरेंस को हमने क्या किया 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 450 आ रहा ना अंदर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20% से, और 20% मैंने बता दिया कैसे निकाला 20%। तो देखो क्या आ गया है 450 है ब्रैकेट में से, और इंटू 20%, तो ये हो गया 90,000। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। हर साल इसी तरह निकालोगे। बस बताओ, फार्मूला क्लियर हुआ? ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकाल रहे हैं, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ दैट विल बी गिवन इनटू 100, तो रेट आ जाएगा। वो रेट इस पे अप्लाई करेंगे, कॉस्ट माइनस साल्वेज, हर साल 5 साल है तो 5 साल तक ये अप्लाई करेगा। कोई 90,000 90,000 90,000 90,000, इन सबको जब जमा करोगे तो वही आ जाएगा 4,50,000 5 साल के बाद। क्लियर? क्लियर हो गया? फार्मूला क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग ने याद रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी डेफिनेशन शेड्यूल आपको अलग बनाएंगे, अभी तो आपने हर मेथड में फार्मूले को याद रखना। ठीक है, ठीक है। ब्रेक चूंकि नहीं किया है तो 5 मिनट बाद क्लास ऑफ कर देंगे नमाज की। ठीक है, सेकंड देखो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब ये देखो दूसरा मेथड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि डिक्लाइन करते रहेंगे हम है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लार्जर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन expense in the early years of useful life of plant assets and smaller depreciation expense in the return। देखो ये क्या नाम है, जो एक्सपर्टीज होते हैं ना, उनका कहना ये है कि जब हम एक एसिड परचेज करते हैं ना, फिक्स एसिड, तो इनिशियल ईयर्स में उसकी उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। उनका ये लॉजिक है एक्सपर्टीज का है। जब हम प्लांट एसिड परचेज करते हैं, जैसे आप गाड़ी भी है, अर्ली ईयर्स में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, तो कह रहे उनका कहने का मकसद है कि भाई जब शुरू के सालों में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन भी शुरू के सालों में ज़्यादा चार्ज करो और अगले सालों में फिर कम चार्ज करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो इक्वल है ना। वो कह रहे हैं ये कोई लॉजिकल नहीं है, अर्ली ईयर्स में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो फिर हमें एक्सपेंस भी ज़्यादा है उसमें चार्ज करें, लेटर ईयर में एक्सपेंसिव एफिशिएंसी डाउन हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज करें। ये उनका लॉजिक है। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये लॉजिक है, राइट। ये मैंने इसका अच्छा, अब इसका फार्मूला देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लार्जर अमाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, यानी कि पहले साल में सबसे ज्यादा, सेकेंड ईयर में उससे थोड़ा कम, थर्ड ईयर में फिर उससे कम, फोर्थ ईयर में फिर उससे कम, फिफ्थ ईयर में उससे और कम। ठीक है, ये कहने बस है। अब इसका फार्मूला क्या है, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला फिर बताया आपको फार्मूला। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला। ठीक है, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू से नहीं निकाल रहे, बुक वैल्यू। ठीक है, इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इनटू एक्सीलरेटर। ये देखो, अब ये देखो समझो आप इसको कि ये एक एक्सीलरेटर क्या है और बुक वैल्यू क्या है, ये दोनों चीज को समझना जरूरी है। देखो बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। समझ गए? देखो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, पहले साल में जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे ना तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगा, वही कॉस्ट ही है। जब सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होगा पिछले साल का, वो माइनस करके लेंगे, है उसको कहेंगे बुक वैल्यू, है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। और इस पे अप्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इनटू एक्सीलरेटर, यानी कि लाइफ है 5 साल, वही उसी तरह आएगा 1/5, 1/6, और उसको मल्टीप्लाएंगे एक्सीलरेटर से। एक्सीलरेटर क्या है, ये गिवन होगा 150% या 200%। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में ये आपको गिवन होगा, इसको डबल भी कहते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये लिखा होगा डेफिनेशन is to be calculated on 150% or double, right, या 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस में, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट आएगा उसको हम डबल कर देंगे। जैसे 1/5 से आ रहा है 20%, इसको डबल कर देंगे, इसका मतलब 40% हो गया। अगर 150 है तो स्ट्रेट लाइन से जो रेट आएगा 1/5 या 1/6, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150%, राइट। जैसे फर्स्ट वाले में क्या आएगा, देखो जैसे लाइफ है 5 साल, तो क्या किया 1/5, ठीक है, राइट, इज इक्वल इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ गया 20%, 20% आ गया 20%। इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 150%, ये दूसरे लफ्जों में 20% का 150% ले लो, ठीक है, तो ये 30% हो जाएगा, है, या 1.5 से जरब दे दो, है, मल्टीप्लाई इसको कैसे कर दिया 1.5 से, तो ये 30% हो जाएगा, है, इजिकल टू 30, 150% का मतलब 1. ये बन गया 30% हो गया, ठीक है। और दूसरे केस में कि 1/5 कितना आ रहा है 20%, 1 देखो 1/5, ठीक है, इंटू 100 से क्यों जरब दे रहे हैं, वो परसेंट में लाने की 20%, ठीक है। अब चूंकि डबल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 से या 200% से, एक ही बात है, 2 से या कितना बन जाएगा 40%, यानी कि डिक्लाइनिंग बैलेंस में हम या तो अगर लाइफ 5 साल है या तो हम 30% लेंगे, अगर 150%, अगर लाइफ 5 ईयर है, और अगर 200% है तो फिर हम पहले डेप्रिसिएशन हम हर साल कितना लेंगे 40%, किसका, बुक वैल्यू का। समझ गए, क्लियर हुई बात, बोलो। क्लियर, हाँ यस सर। ठीक है। ये फार्मूला ये आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन इसीलिए देखो लिखा हुआ है, बुक वैल्यू भी आप समझ गए हैं, और याद रखो पहला साल जो होगा उस साल में बुक वैल्यू आपकी वही होगी जो कॉस्ट होगी, लेकिन सेकेंड ईयर जब आएगा तो बुक वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, थर्ड ईयर में और रिड्यूस हो जाएगी, इसी वजह से तो रेट वही होगा, लेकिन चूंकि बुक वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी तो एक्सपेंस कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये या तो दिखा होगा 150% या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या 200%, बस, या तो बस ये दो ही मेथड है, या 150 या 200%। ये इसको डबल भी लिखा जा सकता है, 200% को डबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर हुई बात। थर्ड वन देखिए, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या है? सर आई थिंक कि काफी है आज के लिए, मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है सर, सिर्फ 3% है, क्या कह रहे हो? लेक्चर मिस हो जाएगा सर। मैं कह रहा हूँ दैट्स इनफ फॉर टुडे, चले फिर, बिकॉज सर मोबाइल बिल्कुल डेड होने वाला है, 3% है, तो मैं नहीं चाहता मेरा लेक्चर जाया हो जाए। नेक्स्ट पे रख लेते हैं सर ये। क्या आप चाह रहे हो कि अभी क्लास को ऑफ कर दे? जी सर, आज तो नमाज ब्रेक भी नहीं हुई, इसलिए चलो चलो ठीक 10 है, मिनट पहले कर देते ऑफ हैं। कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखो ये याद रखना कि 2 मेथड पढ़ाए, ठीक है,
तो उसके बाद ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन मेथड बाद में कराएंगे, ठीक है। और फिर इसका ठीक है भाई, क्लास ऑफ बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग आप मेहनत करो, एग्जाम करीब करीब है, ठीक है। और याद रखो, इतनी मेरी बात सुन लो कि जब ये चैप्टर हम 2 क्लासों में ख़त्म होगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा रिवीजन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्विज़िज़ भी हो रहा होगा और हर चैप्टर से फिर सर ये लास्ट चैप्टर है हमारा? हाँ लास्ट चैप्टर है, ठीक है। माशाल्लाह, ये तो फिर सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे वो हमारे रिवीजन में होंगे। नहीं नेक्स्ट नहीं, अभी ये नेक्स्ट 2 क्लासेस में यही चैप्टर चलेगा, उसके बाद रिवीजन होगा, समझ गए। ओके सर, चैप्टर है ओके। तो इसको 2 क्लासों में होगा, अभी तो शुरू किया है, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उसके बाद हमारा रिवीजन शुरू होगा इंशाल्लाह, और वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलो फिर अल्लाह हाफिज, ठीक है। अब क्लासों ओके में सर, अल्लाह टाइम पे आओ, हाफिज, बहुत शुक्रिया क्लास सर। मिस नहीं करो, पहले से क्लास से नहीं उठ के चले जाओ, ये बता रहा हूँ, अगर पास होना चाहते हो। अल्लाह हाफिज, ठीक है। कल अल्लाह क्लास हाफिज नहीं होगी, सर। याद रखना कि कल क्लास नहीं है। ओके सर। मंडे को हमारी होगी, मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह। तो बीच में देखेंगे, सर से बात होगी, अगर अलाउ करते हैं तो फिर वो मेकअप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 25 मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ईमेल कर दूंगा, आप लोगों को सेंड कर देना मुझे। ओके सर। अल्लाह हाफिज, ठीक है। क्लास ऑफ कर रहे हैं।